हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था दिशाएं और उसके उपदिशाएं क्या होती हैं, ठीक है, और उनका क्या महत्व है। चलिए आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों में राजन सीरीज के सामाजिक अध्ययन में 5वें प्रश्न पत्र में तैयारी करी। इस श्रृंखला में हम लोग प्रश्न नंबर 43 से कंटिन्यू करते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट प्रशिक्षुओं के साथ शेयर कर दीजिए इस क्लास को। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाल विकास शिक्षण अधिगम गणित विज्ञान शिक्षण सीटेट के कुछ मेन टॉपिक के प्रश्न पत्र हैं, वहाँ से आप लोग जाके तैयारी करिए। और जो भी बाल विकास शिक्षण अधिगम गणित विज्ञान के सभी मॉडल पेपर और संपूर्ण हल सहित प्रश्न पत्र मैंने यहाँ पे अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो जाइए वहाँ से अपना तैयारी कीजिए। तो चलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे लिंक दिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। प्रश्न नंबर 43 है, नगरीकरण क्या है स्पष्ट कीजिए। तो नगरीकरण शब्द नगर से ही निर्मित हुआ है। तो नगरीकरण शब्द नगर से निर्मित हुआ है। नगर में नगरीकरण ग्रामों के नगरों में बदलने। नगरीकरण क्या है? ग्रामों के यानी कि गांव का नगरों में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो नगरीकरण क्या है? ग्राम से नगर और नगर से नगरीकरण हो गया है। तो यहाँ लोग कृषि व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करने लगते हैं। आपको पता है प्रायः जो ग्रामीण के निवासी होते हैं वो कृषि पे आधारित होते हैं, निर्भर होते हैं, और नगर के लोग कृषि से नहीं होते हैं, वो बिजनेस में होते हैं। अर्थात लोग गांव छोड़कर शहरों में निवास करने लगते हैं। यानी कि नगरीकरण में क्या होता है, लोग गांव छोड़ के शहरों में जाने लगते हैं, जिससे शहरों का विकास प्रसार एवं वृद्धि होती है। नगरीय जीवन जीने की विधि को ही नगरीयता या नगरवाद कहा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर गांव से नगर गया है तो वहाँ पे क्या कर रहा है, नगरीय जीवन जी रहा है, तो वो क्या कहेंगे, उसको नगरीयता या नगरवाद कहेंगे, ठीक है। नगरीयता या नगरवाद याद रखेंगे। नगरवाद या अर्बनिज्म, ठीक है। रूरल मतलब ग्रामीण और अर्बन मतलब शहरी, यानी कि शहरी मान लीजिए, ये अर्बनिज्म नगरवाद, ठीक है। केवल नगरों तक ही सीमित नहीं होती। ये नहीं कि अर्बनिज्म वही कहलाएगा जो वहाँ पर रहेगा, नगर में रहेगा, ठीक है, बल्कि गांव में रहकर भी लोग नगरीय जीवन विधि को अपना सकते हैं। आपको पता है आजकल गांव में भी सारी सुख सुविधाएं हो गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी, घर, रोड, अच्छे हाईवेज, ठीक है, रेलवे, सारी चीज़ सुविधाएं आजकल गांव में भी हो गया है। गांव के आसपास आप लोग देख सकते हैं। तो इसका आशय यह है कि ग्रामीण व्यक्ति भी जो कि ग्रामीण व्यवसाय एवं आदतों को त्यागते नहीं हैं, नगरी हो सकते हैं यदि वे नगरीय जीवन शैली मनोवृत्ति, ठीक है, अगर नगरीय जीवन शैली आपका है, ठीक है, मनोवृत्ति है, मूल्य व्यवहार एवं दृष्टिकोण को अपना लेते हैं। तो उद्योगों की स्थापना के साथ ही भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया भी तेज हुई है। ग्रामीण लोग देश के विभिन्न भागों में स्थित कारखानों में काम करने के लिए गमन करने लगते हैं। फलस्वरूप महानगरी एवं नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। आज देश में 7,933 कस्बे हैं तथा 55 महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं आपके 55। इसमें से प्रत्येक की जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक है, ठीक है। देश में 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें 31.2% जनसंख्या नगरों में, ठीक है, नगरों में निवास करती है। यही नहीं बल्कि नगरीय संस्कृति गांव में भी फैल रही है, यानी कि गांव के लोग भी क्या हो रहे हैं, शहरी टाइप रह रहे हैं। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया ने यहाँ के समाज एवं जनजीवन को बहुत कुछ प्रभावित किया है। इसके परिणाम स्वरूप एक तरफ अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई हैं तो दूसरी ओर कई सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों एवं समस्याओं को भी पनपने का मौका मिलता है। शहरी इलाके कई प्रकार के हो सकते हैं, कहीं समय समय पर लगने वाले बाजार होते हैं तो कहीं अस्थायी बाजार होते हैं। तो दूसरी ओर ऐसे छोटे कस्बे भी होते हैं जो बाजार के साथ साथ कानून प्रशासन और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र भी होते हैं, ठीक है। तो शहरों के आकार तथा जटिलता में भी बहुत अंतर होता है। आपको पता है जो शहर में घर होते हैं बहुत डेंस होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा होता है। राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र प्रायः बड़े शहर ही होते हैं। वे दस्तकारों, व्यापारियों और धार्मिक अधिकारियों को भी प्रश्रय देते हैं। शहर घनी आबादी वाले आधुनिक किस्म के महानगर भी हो सकते हैं।
जहां से एक पूरे क्षेत्र के राजनीतिक व आर्थिक कामों को देखा जाता है और जिनकी आबादी बहुत बड़ी होती है। तो इस प्रकार नगर के बारे में हो गया, नगरीकरण, नगरीयता, नगरवाद हो गया, अर्बनिज्म हो गया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 44 है, भारत के प्रमुख रेल मार्गों को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में जो प्रमुख रेल मार्ग है उनको स्पष्ट करना है। भारतीय रेल एक समृद्ध एवं व्यापक स्तर का राष्ट्रीय प्रतिष्ठान है। जिसका संचालन केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। प्रबंध एवं सुधार की दृष्टि से सरकार ने 1966 ईस्वी में रेलमार्गों को 9 मंडलों में विभाजित किया था। तो 1966 में केंद्र सरकार ने रेलमार्ग को 9 मंडलों में विभाजित किया था। वर्तमान में इनकी संख्या 18 हो गई है, यानी कि 2 गुना हो गई है। पहला आपका हो जाएगा उत्तरी रेलवे। तो ये रेलवे के जोन है, ये नॉर्थ रेलवे देखते हैं। तो नॉर्थ रेलवे की स्थापना 14 अप्रैल 1952 में की गई थी। ठीक है, यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। तो जो उत्तरी रेलवे है, नॉर्थ रेलवे है, इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1952 की हुई थी और ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसकी लंबाई 10,977 रूट किलोमीटर है, जिसमें से 884 रूट किमी विद्युतीकृत है, यानी कि इलेक्ट्रिक से चलने वाले रेल हैं। 884 जो रूट हैं, इसमें से 10,977 में से ये आपके 884 क्या हैं, विद्युतीकृत हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले रेल हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, तो जो उत्तरी रेलवे है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह रेल मार्ग पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय जंक्शन तक गया है। तो यह रेल मार्ग कहाँ से गया है, पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय जंक्शन तक गया है। यह और उत्तर में जन्म से लेकर दक्षिण में, यानी कि पश्चिम में राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश के मुगलसराय जंक्शन तक आया है और उसके बाद उत्तर से जन्म लेता है दक्षिण के तुगलकाबाद दिल्ली तक विस्तृत है और दिल्ली में ही, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो तुगलकाबाद दिल्ली तक विस्तृत है। इस प्रकार आपका भारत के पहला जो 18 मंडल हो गए हैं ना रेलवे के, पहले 9 थे अब 18 हो गए हैं। तो 1966 में आपका 9 था और प्रेजेंट टाइम में 18 हो गया। आपको पता है आजकल बहुत सारी रेलवे आपकी, जैसे वंदे भारत हो गया, प्राइवेटाइजेशन भी हो गया रेलवे का, तो आजकल प्राइवेट रेलवे भी चल रहे हैं। नॉर्दर्न रेलवे हो गया, ठीक है, उत्तरी रेलवे हो गया, उत्तर पूर्वी रेलवे। ठीक है, उत्तर दिशा और पूर्वी दिशा आप मैप में एज्यूम कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका देखिए ये मैप भारत का, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी देखिए नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर और पूर्व। तो भारत की उत्तर और पूर्व दिशा वाली जो जोन है वो देखते हैं। यह रेल मार्ग असम, उत्तरी बिहार, क्योंकि क्या असम और उत्तरी बिहार क्या है, उत्तर पूर्वी इलाके में ही है। तो जो जिस इलाके में है उसी को अंतर्गत ये आ जाएगा। जैसे उत्तर पूर्वी रेलवे में जो भी उत्तर पूर्वी शहर हैं या गांव हैं या आपके राज्य हैं वो आ जाएंगे। तो यह रेल मार्ग असम, उत्तरी बिहार, उत्तर पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में अपना विस्तार रखता है। ठीक है, उत्तर पूर्वी रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, इसकी लंबाई 5,163 रूट किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि ये 5,163 किलोमीटर तक जाता है। इसका प्रधान कार्यालय गोरखपुर में है। ठीक है, तो जो आपका नॉर्थ ईस्ट रेलवे है उसका प्रधान कार्यालय आपका गोरखपुर में है। इस रेल मार्ग द्वारा कृषि उपजें एवं खनिज पदार्थ अधिक ढोए जाते हैं। तो जो नॉर्दर्न ईस्ट रेलवे है भारत में उसका मुख्यालय रेलवे गोरखपुर में है और यहाँ पे जो ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे है इससे कृषि उपजें और रेल मार्ग से खनिज पदार्थ ज़्यादा ढोए जाते हैं। भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल काशी, प्रयाग, मथुरा इसी मार्ग पर स्थित है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी रेलवे पे ही क्या है, काशी, प्रयाग, मथुरा इसी मार्ग पर स्थित है। तीसरा जोन क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। देखिए दूसरा आपका उत्तर पूर्वी रेलवे और पहला आपका क्या है, उत्तरी रेलवे, यानी कि उत्तरी रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे और आपका उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे।
तो यह उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे क्या हो जाएगा, यह रेल मार्ग बिहार के कुछ क्षेत्रों, पश्चिमी बंगाल तथा असम राज्यों से होकर जाता है। यही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे कि जो उत्तरी पूर्वी सीमांत है ये क्या है, बिहार के कुछ क्षेत्रों जैसे पश्चिमी बंगाल, असम राज्यों से होकर गुजरती है। यद्यपि यह उत्तरी रेल मार्ग का ही एक अंग है, ठीक है, ये उत्तरी रेल मार्ग का ही एक अंग, क्योंकि ये भी उत्तर पूर्वी सीमांत वाला है, ठीक है, परंतु सुरक्षा एवं प्रशासन की दृष्टि से इसे अलग कर दिया गया है। इसकी लंबाई 3763 रूट किलोमीटर है। इसका प्रधान कार्यालय मालीगांव गुवाहाटी में है। तो मालीगांव गुवाहाटी में क्या है आपका, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। तो इस प्रकार भारत के कुछ प्रमुख रेल मार्ग हो गए, ठीक है। ये आपके उत्तरी रेलवे इंपॉर्टेंट है, उत्तर पूर्वी रेलवे हो गया और उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। तो इस प्रकार हम लोग उत्तरी रेलवे के बारे में एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 45 है, पृथ्वी को हरित ग्रह ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी पे क्या है, ज़्यादा जल है, ज़्यादा जीवन संभव है, और हमारी पृथ्वी पे ही पेड़ पौधे ऑक्सीजन हैं जो जीवनदायिनी गैस देती है। जो जीवनदायिनी गैस क्या है, ऑक्सीजन है हमारे लिए, ठीक है। तो यही इसीलिए क्या है, ये पृथ्वी को हरित ग्रह यानी कि हरा ग्रह या ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। तो हरित गृह क्या है, तापरोधी दीवारों वाला एक ऐसा कमरा होता है, यानी कि पृथ्वी हमारा क्या है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह वर्क करता है। यानी कि क्या है, अगर मान लीजिए अगर ये ऐसे एक कमरा है, ठीक है, ये तापरोधी दीवारों वाला ऐसा कमरा होता है। तो हमारी पृथ्वी मान लीजिए ऐसे है, एक कमरा मान लेते हैं, ठीक है, जिसकी छत कांच या पारदर्शी प्लास्टिक की बनी होती है। तो मान लीजिए हमारी पृथ्वी का ये छत है, ठीक है, उस समय पृथ्वी गोल है, लेकिन हम ऐसे मान रहे हैं इस हरित गृह प्रभाव को समझने के लिए। हमारी पृथ्वी मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, तो ये मान लीजिए ये जो लेयर है ये वाला, ये क्या है, कांच का है, ये मान लीजिए क्या है, कांच का है या प्लास्टिक से बना हुआ है। तो इस पर क्या होगा, सूर्य मान लीजिए हमारा पृथ्वी ये हो गया, और सूर्य का रोशनी यहाँ पे यूवी रेज आएंगे, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें आएंगी सूर्य से पृथ्वी की तरफ। तो पारदर्शी प्लास्टिक से बनी होती हैं, तो सूर्य की किरणें छत को पार कर, तो इस छत को पार करके जो प्लास्टिक या कांच का है, सूर्य की किरणें इसे अंदर ऐसे आएंगी, ऐसे प्रवेश करेंगी, ठीक है। अल्ट्रावायलेट इसमें कुछ लाभदायक होंगी, कुछ हानिकारक होंगी। तो किरणें क्या होंगी, छत को पार कर अंदर आ जाती हैं तथा कमरे के तापमान को बढ़ा देती हैं। ये देखिए स्पष्ट है, जब सूर्य का प्रकाश इस कमरे के अंदर आएगा तो इस कमरे यानी कि हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती हैं। यह तापमान कमरे के अंदर बना रहता है, क्योंकि यहाँ पे कांच है, और कांच से इधर आपका ज़्यादा हीट बाहर नहीं जाएगा, ऊष्मा बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, बहुत कम वापस आता है। शीतल क्षेत्रों, ठीक है, शीतल क्षेत्रों एवं शीत ऋतु में भी इस पवन के अंदर ग्रीष्म ऋतु के फूल पौधे और सब्जियां उगाई जा सकती हैं। भूमंडल के वायुमंडल में भी यही हरितगृह प्रभाव पाया जाता है। इसी कारण हम लोग पृथ्वी को हरितगृह प्रभाव कहते हैं, और यहाँ पे जीवनदायिनी गैसें पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 46 क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है, अथवा दूसरे प्रकार से किस तरह प्रश्न पूछ सकते हैं इसको, तो भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, 100 विस्तार वर्णन कीजिए। देखिए ये प्रश्न 2022-23 में आया है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उसका विभाजन पढ़ते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में। तो भारतीय उपमहाद्वीप को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया। तो भारतीय उपमहाद्वीप को 4 भौतिक विभागों में किन किन बांटा गया है, तो पहला देखिए उत्तर पर्वतीय प्रदेश, तो नॉर्थ माउंटेन रीजन, तो जो नॉर्थ में आपका माउंटेन रीजन है उसको एक अलग क्षेत्र बना दिया गया है। तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश, नॉर्थ माउंटेन रीजन, यह भारत का सबसे ऊपरी भाग है। उत्तर में हिमालय है, आप मैप में एज्यूम कर सकते हैं, भारत के मानचित्र में एज्यूम करिए उत्तर दिशा, तो यह भारत का सबसे उत्तरी भाग है। इसे निम्नलिखित शीर्षकों के साथ समझा जा सकता है। तो उत्तर में हिमालय है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, तो यानी कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र में पहले हम लोग हिमालय पर्वत श्रृंखला पढ़ते हैं। तो हिमालय 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में पश्चिम में क्या है आपका सिंधु, भारत के मैप में पश्चिम में जिम करिए, पश्चिम में सिंधु
गार्ज से पूर्व में ब्रह्मपुत्र गार्ज तक विस्तृत है। तो हिमालय पर्वत कहाँ तक विस्तृत है? पश्चिम में सिंधु नदी, सिंधु गार्ज से, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र गार्ज तक विस्तृत है। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत श्रृंखला 300 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। तो जम्मू कश्मीर से आपका अरुणाचल प्रदेश तक कितनी लंबाई है हमारे हिमालय पर्वत की? तो 300 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। ठीक है। अब पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर तथा पश्चिम में 500 किलोमीटर तक फैली है। ठीक है। तो पश्चिम में आपकी 500 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह विश्व का नया मोड़दार पर्वत है। ठीक है। जो यानी कि हिमालय पर्वत क्या है? मोड़दार पर्वत है, जो मुख्य रूप से परतदार चट्टानों से बना है। यानी कि हिमालय पर्वत में विभिन्न परतों के मिलने से चट्टान बने हुए हैं। इसका निर्माण टर्शियरी काल में हुआ था। तो इसका निर्माण कब हुआ था? टर्शियरी काल में। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये लोग याद रखेंगे। यह पर्वत श्रेणी पश्चिम में नंगा पर्वत, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है? पश्चिम में क्या है? नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नाम चाबरवा, यानी कि पश्चिम में आपका नंगा पर्वत, तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट है। पश्चिम में आपका नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेके आपका पूर्व में नाम चाबरवा तक फैली है। इन दो स्थलों पर तीखे मोड़ पाए जाते हैं। ठीक है। तो इन दोनों स्थल क्या होते हैं? तीखे मोड़ पाए जाते हैं, बहुत दुर्गम रास्ते हैं। ठीक है। तो पहला आपका होगा हिमालय श्रृंखला, कहाँ कहाँ तक उसका विस्तार है, और ये क्या जाएगा? बृहत हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय, यानी कि ग्रेट हिमालयस और इनर हिमालय। तो पहला हिमालय का श्रृंखला हो गया जो आपको मैंने बता दिया, और ये क्या होगा आपका? बृहत हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय। तो देखिए ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। तो यह हिमालय पर्वत की सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रेणी है। यानी कि हिमालय, मान लीजिए अगर ये पूरा हिमालय है, उसमें से एक ये सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी हो जाएगी आपकी बृहत हिमालय हो जाएगी। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। ठीक है। तो जो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है 6000 मीटर तथा औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है। सोच लीजिए कितना ये लंबा चौड़ा है। तो 6000 मीटर तो इसकी बस लंबाई हो गई, 6000 मीटर लंबाई और 25 किलोमीटर चौड़ाई। तो विश्व की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियाँ इसी पर्वत श्रेणी में है। तो विश्व की जितने मैक्सिमम ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं, जिसमें ही ग्रेट हिमालयस के ही अंतर्गत आती हैं। तो प्रमुख पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन सी ग्रेट हिमालय में कौन कौन सी पर्वत की चोटियाँ आती हैं जो ऊंची हैं। तो पर्वत चोटी आपका माउंट एवरेस्ट, आपने नाम सुना है। जो माउंट एवरेस्ट है वो क्या है? ग्रेट हिमालय का ही पर्वत श्रेणी है। ये नेपाल देश में पाया जाता है और 8848.86 मीटर लंबाई में फैला हुआ समुद्र तल से हम लोग नापते हैं। ये हमारा एक क्या है? मानक है कि समुद्र तल से ही मापा जाएगा। जिस प्रकार हम लोग अपनी हाइट मापते हैं सर से लेके पाँव तक, उसी प्रकार समुद्र तल से ऊंचाई से माना जाता है। कंचनजंगा, ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बाद आपका सेकंड हाईएस्ट जो आपका पर्वत श्रेणी है क्या है? कंचनजंगा। पहला तो माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है। तो कंचनजंगा भारत में है 8598, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे वो 8848.86 है माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा आपका 8598 है भारत में। तीसरा आपका सब थर्ड लार्जेस्ट है आपका मलाकू। ये मलाकू भी नेपाल में है, ठीक है। 8481 मलाकू हो जाएगा। धौलागिरी चौथा क्या हो जाएगा? धौलागिरी नेपाल में, ये भी 8172। नंगा पर्वत आपका देखिए भारत में, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है माउंट एवरेस्ट की श्रेणी कहाँ पे है। तो माउंट एवरेस्ट का आपका नेपाल में हो जाएगा, कंचनजंगा आपका भारत में हो जाएगा, मलाकू आपका नेपाल हो जाएगा, धौलागिरी आपका नेपाल हो जाएगा, नंगा पर्वत आपका भारत हो जाएगा। और इसकी लंबाई 8172 मीटर है समुद्र तल से। अन्नपूर्णा कहाँ हो जाएगा? अन्नपूर्णा आपका नेपाल में है। तो ये टैग है, याद रखना है। तो अन्नपूर्णा नेपाल में है और इसकी लंबाई 8078 मीटर है, ठीक है। नंदा देवी आपका कहाँ पे है? ये भारत में है। ये पूछता है नंदा देवी कहाँ पे? भारत में है और इसकी लंबाई 7817 है, ठीक है। नाम चाबरवा आपका कहाँ पे है? तिब्बत में है। यानी कि तिब्बत में एक ही पर्वत श्रेणी है नाम चाबरवा, 7756, ठीक है। ये नाम चाबरवा हो जाएगा,
ठीक है। तो आपका पहला होगा हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा आपका बृहत हिमालय, आंतरिक हिमालय, ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय, और थर्ड आपका हो जाएगा लघु या मध्य हिमालय। ठीक है। तो देखिए द लेसर आर द मिडिल हिमालयास। ठीक है। यह बृहत हिमालय के दक्षिण में लगभग इसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा तक विस्तृत है। इसकी लंबाई 3700 से 4500 मीटर एवं औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर, यानी कि चौड़ाई इसका बहुत ज़्यादा है। हिमालय के इस भाग में पर्वत श्रेणियों में पीर पंजाल, तो जो पीर पंजाल क्या है वो लघु अथवा मध्य हिमालय में पाया जाता है। ठीक है। पीर पंजाल, नागटीबा, महाभारत तथा मसूरी प्रमुख हैं ये मध्य हिमालय में। बृहत लघु हिमालय के मध्य विस्तृत घाटियां हैं जिनमें कश्मीर घाटी, तो कश्मीर घाटी आपका लघु हिमालय में आता है। और नेपाल में जो काठमांडू घाटी प्रसिद्ध है, आप लोग देखते हैं जो काठमांडू घाटी, ये आपका लघु हिमालय की श्रेणी पर्वत श्रृंखला में आता है। इस श्रेणी में पीर पंजाल एवं बनिहाल दो प्रमुख दर्रे हैं। तो पीर पंजाल और बनिहाल क्या हैं? प्रमुख दो दर्रे हैं जो लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो भारत के अधिकांश पर्यटक तथा स्वास्थ्यवर्धक स्थल जैसे शिमला, ठीक है, मसूरी, डलहौजी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग, ठीक है, इत्यादि सब क्या है? लघु हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर स्थित हैं। ठीक है। ये सब क्या है? लघु हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर स्थित है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लघु और मध्य हिमालय हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखा है तो पूरा हिमालय ही हमारे लिए बहुत, भारत की भौगोलिक दशा को निर्धारित करने के लिए हिमालय है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस भाग में कोणधारी वन मिलते हैं। ठीक है, कोणधारी मतलब ऐसे शंकु टाइप के, तो कोणधारी वन मिलते हैं। और ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग या सोनमर्ग के, जो घास के मैदान आपने सुना होगा फेमस है, तो कश्मीर में जो मर्ग, सोनमर्ग के और गुलमर्ग है, ये सब क्या है? ये घास के मैदान पाए जाते हैं। ये सब वो लघु हिमालय में ही। और उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं। ठीक है। बृहत एवं लघु हिमालय के मध्य मुख्य सीमांत दरार ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पाई जाती है। तो बृहत यानी कि ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में आपका क्या पाया जाता है? आपका ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पाई जाती है जो पंजाब से असम राज्य तक विस्तृत है। इसमें उल्टे भ्रंश एवं मोड़ पाए जाते हैं। ठीक है, उल्टे भ्रंश एवं मोड़ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपका हो गया बाह्य हिमालय अथवा शिवालिक श्रेणी। तो देखिए बाह्य हिमालय अथवा शिवालिक श्रेणी, आउटर हिमालयस आर शिवालिक्स। यह श्रेणी हिमालय के दक्षिण में, तो यह श्रेणी कहाँ है? हिमालय के दक्षिण में, इसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। ठीक है। और औसत चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला की दक्षिणतम श्रेणी है। शिवालिक की जम्मू में पहाड़ियों एवं अरुणाचल प्रदेश में डफला, मीरी, अबोर एवं मिसमी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है जिसका निर्माण मध्य मायोसीन से निम्न प्लेस्टोसीन काल तक माना जाता है। तो जो जियोग्राफी में आपका एज माना जाता है मध्य मायोसीन और निम्न प्लेस्टोसीन, जिस प्रकार आपका हिंदी में होता है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। ठीक है। और इतिहास में आपका था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है, मुगल काल, मौर्य काल। ठीक है। इसी प्रकार आपका जियोग्राफी में भी काल होता है, काल माना जाता है। तो यह श्रेणी भी अपने उत्तर में मध्य या लघु हिमालय से सीमानांतर दरार भ्रंश द्वारा अलग होता है। ठीक है। लघु तथा बाह्य हिमालय के मध्य में जो विस्तृत घाटियां पाई जाती हैं उन्हें पश्चिम में दून एवं पूर्व में द्वार कहते हैं। ठीक है। देहरादून, कोथरी दून तथा पलटी दून और हरिद्वार इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो आपके जो हरिद्वार हैं, पलटी दून है, देहरादून है, ये सब क्या है? बाह्य हिमालय अथवा शिवालिक श्रेणियों में आते हैं। ठीक है। अब देखिए कुमायूं हिमालय। देखिए हिमालय के कितने पार्ट हैं। कुमायूं हिमालय सतलज तथा काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है।
यह पंजाब हिमालय की तुलना में अधिक ऊंचा है। ठीक है, गंगा तथा यमुना नदियों का उद्गम इसी हिमालय से होता है। ठीक है, तो गंगा और यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? कुमायूं हिमालय के अंदर ही पाया जाता है। यह उत्तराखंड राज्य में फैला हुआ है। कुमायूं हिमालय कहाँ पे फैला हुआ है? उत्तराखंड राज्य में। नंदा देवी कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। तो जो नंदा देवी आप नाम सुने होंगे, ये आपका कुमायूं हिमालय के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। नैनीताल के निकट नैनीताल, भीमताल एवं 7 ताल झीलें स्थित हैं। ठीक है, नीति दर्रों द्वारा यह भाग तिब्बत के निकट है। ठीक है, नेपाल वाला हिमालय देखिए कहाँ पे है? तो नेपाल हिमालय काली नदी में तीस्ता नदी तक लगभग 800 किलोमीटर का लंबाई में विस्तृत क्षेत्र है। ठीक है, इसका अधिकांश भाग नेपाल में स्थित है, जो नेपाल हिमालय है, इसलिए इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। तो जो नेपाल हिमालय क्या है? काली नदी में तीस्ता नदी से 800 किलोमीटर लंबाई है और इसका अधिकांश भाग नेपाल में है। तो हिमालय का यह भाग सबसे अधिक ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट यानी कि जो नेपाल वाला हिमालय ये सबसे ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा जैसी प्रसिद्ध चोटियाँ इसी भाग में स्थित हैं। यानी कि जो नेपाल वाला हिमालय है आप लोग देखते हैं या घूमने जाते हैं, वो उसमें आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा ये चोटियाँ हैं। काठमांडू की घाटी भी इसी भाग में स्थित है। जो काठमांडू का फेमस घाटी है क्या है? आपका नेपाल हिमालय में ही स्थित माना जाता है। देखिए असम हिमालय, तो असम हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। तो तीस्ता नदी से लेकर हिदांग, सांगपो, ब्रह्मपुत्र तक 720 किलोमीटर लंबाई में असम हिमालय क्षेत्र फैला हुआ है। इस भाग की प्रमुख पर्वत चोटियाँ कुला कागड़ी, चुमलहारी, काबुरू, जांग सांगला तथा पोहुनी आदि आपका असम हिमालय में आता है। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। इसका PDF टेलीग्राम के लिंक में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ, तो पूर्व दिशा में दिहांग गार्ज के आगे हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। यह पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तरी असम तथा भारत एवं म्यांमार की सीमा पर फैली हुई हैं। इनमें पटकोई भूम, खासी, गालो, लुसाई, मिजो, जयंतिया और नागा प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। तो गारो खासी की जो आपकी पहाड़ियाँ हैं, पटकोई भूम, खासी, ये सब आपका पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों में पाई जाती हैं। इन पहाड़ियों की चोटियाँ 500 से 3000 मीटर ऊंची है। ये पहाड़ियाँ अधिकांश जगहों पर समानांतर हैं और घने वनों से ढकी हुई हैं, जो पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ हैं। अब हिमालय के दर्रे देखिए। हिमालय पर्वत श्रेणी के आर पार आने जाने हेतु इसमें अनेक दर्रे विद्यमान हैं। हिमालय के अधिकांश दर्रों की जो औसत ऊंचाई है 4800 से 5500 होती है। बुर्जिल दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है। तो आपका ये देखिए बुर्जिल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट है। यह 3750 मीटर ऊंचा है। जोजिला दर्रा आपका कहाँ पे है? ये मध्य एशिया का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। तो जोजिला दर्रा भी आपका कहाँ पे है? जम्मू एवं कश्मीर में है। यानी कि आपका बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है। यह 3445 मीटर ऊंचा है। श्रीनगर से लेह का मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। तो श्रीनगर से जो आपका लेह का मार्ग है वो आपका इसी दर्रे से जाता है, जोजिला दर्रे से। यहाँ से काराकोरम दर्रे में होकर यारकंद को मार्ग जाता है। तो काराकोरम दर्रा से होकर यारकंद को मार्ग जाता है। सिपकीला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये। सिपकीला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में। शिमला से गारटोक तिब्बत जाने का मार्ग सिपकीला दर्रे से होकर जाता है। यानी कि जो आपका सिपकीला दर्रा के माध्यम से हम लोग कहाँ जाते हैं? गारटोक तिब्बत जाने का मार्ग है। ठीक है, और सिपकीला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। और काराकोरम दर्रा से हम यारकंद का मार्ग के जाते हैं। ठीक है, श्रीनगर और लेह का मार्ग किस दर्रे से जाता है? तो आपका जोजिला दर्रा। तो श्रीनगर और लेह के बीच में आपका जोजिला दर्रा, सिपकीला दर्रा आपका गारटोक और तिब्बत में है। ठीक है, बीच के जाने वाला जो लीपू लेक है, थागला एवं नीति दर्रे। तो लीपू लेक, थागला एवं नीति दर्रे आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, इन दर्रों से होकर भारतीय यात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत
के दर्शन करने जाते हैं। तो आपका लिपुलेख, थागला एवं नीति दर्रे उत्तराखंड में है। इन दर्रों से होकर भारतीय यात्री मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के दर्शन करने जाते हैं। नाथुला एवं जेलेपला, ठीक है, नाथुला एवं जेलेपला दर्रे सिक्किम में है। सिक्किम की चुम्बी घाटी में जेलेपला दर्रे से होकर पश्चिम बंगाल के कालिमपोंग से तिब्बत की राजधानी लहासा तक सड़क मार्ग जाता है। ठीक है, पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रेणियों में भी कई प्रसिद्ध दर्रे स्थित हैं। इनमें खैबर, ठीक है, खैबर, बोलन, मकरान, गोमल, टोची, कुर्रम आदि महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये आपका पश्चिमी हिमालय की श्रेणियों में आती हैं। ये समस्त दर्रे वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। ठीक है, इनमें खैबर दर्रा भी पाकिस्तान में है, 10,027 मीटर, तथा बोलन दर्रा 1790 मीटर ऊंचा है। ट्रांस हिमालय श्रेणी, अब देखिए ट्रांस हिमालय श्रेणी, हिमालय इतना बड़ा है, यह महान हिमालय के उत्तर में एवं तिब्बत के दक्षिण में स्थित है। इसमें लद्दाख, तो ट्रांस हिमालय में लद्दाख, जास्कर की पहाड़ियाँ, कैलाश और काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ शामिल हैं। तो ट्रांस हिमालय में आपका लद्दाख, जास्कर, कैलाश और काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ शामिल हैं। काराकोरम पर्वत को उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। ठीक है, तो काराकोरम पर्वत क्या है, उच्च एशिया की रीढ़ मानी जाती है। यह श्रेणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों तथा उत्तर की ओर भूमि से घिरी हुई झीलों में गिरने वाली नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती हैं। ठीक है, ठीक है, चाहे प्रायद्वीपीय पठार हैं। ठीक है, तो मैदान के बाद आपका पठार आएगा। देखिए मैदान है, मैदान के बाद आपका पठार आएगा। तो पठार के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, कोस्टल लाइन, कोस्टल प्लेन, ये सारी चीज़ें, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, तो ये सारी चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। चूँकि ये वीडियो आपको बहुत बड़ा हो जाएगा तो समझने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए चलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। तब तक हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।